नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है टिकटों की चुनौती। क्या होगी नीति? क्योंकि 2019 की तरह ही अब 2024 में भी बीजेपी को मोदी मैजिक की उम्मीद है, आस है। और उधर इसी उम्मीद में बीजेपी के टिकट के दावेदार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि वहीं बीजेपी टिकट के बढ़ते दावेदारों को जीत की गारंटी मान रही है। बीजेपी मुख्यालय में टिकटों के लिए दावेदारों की भारी भीड़ लगी हुई है और खासतौर पर धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर 70 दावेदार बीजेपी का टिकट मांगने के लिए सामने आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस भी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस ने भी पैनल तैयार करने की रणनीति बनाई है और उम्मीदवार चयन में कौन सी चुनौती होगी इन दोनों ही पार्टियों के सामने, चर्चा इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। लोकसभा चुनाव की तैयारी, टिकटों के लिए बड़ी दावेदारी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान में 25 सीट और देश में 400 सीट पर एनडीए जीतेगा। यह आज आप अपना कलम लेकर के, स्याही लेकर के अपनी डायरी में लिखें। बीजेपी में टिकटों के लिए दावेदारों की भारी भीड़। दावेदारी करना कोई हर्ज नहीं, लेकिन टिकट मिलने के बाद चूंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, इस ध्येय के साथ फिर सब लोग लग जाते हैं। एक सीट पर 70 उम्मीदवार। कांग्रेस की भी तैयारी, 3 नामों का पैनल। बीजेपी कांग्रेस के सामने उम्मीदवार चुनने की बड़ी चुनौती। टिकट की चुनौती, क्या होगी नीति? तो आज ही ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई कि 13 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है। 7 से 8 चरणों में चुनाव होंगे। और दूसरी ओर सभी राजनीतिक दल, और राजस्थान की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां भी, कौन उनके दावेदार होंगे, क्या उसका पैमाना होगा, इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो क्या इस बार रहने वाला है पूरा का पूरा क्राइटेरिया चुनाव लड़ाने का, उम्मीदवार चुनने का? शुरुआत चर्चा की करते हैं। परिचय कराते हैं 4 मेहमानों से। विकास बारहट साहब, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत आपका। डॉक्टर सीवी यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत। एसपी मित्तल सर, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा हमारे साथ राजीव जैन साहब, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विकास बारहट जी, शुरुआत चर्चा की आपसे करते हुए जानना चाहेंगे कि 25 अनार हैं और सैकड़ों बीमार हैं, तो इस बीमारी को कैसे दूर करेंगे और इस अनार को कैसे बांटेंगे? देखिए, बीमार नहीं है, ये सब इच्छुक हैं। मैं सब बीमार नहीं कहूंगा, सब इच्छुक हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से विगत 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता की जो सेवा की है, हाँ, उस सेवा का ही प्रतिफल है कि पूरी भारत की जनता ने मन बना रखा है और चारों तरफ से आवाज आ रही है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी अपार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और उसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब है लोकसभा का एंट्री टिकट। एक तरीके से जिस प्रकार राजस्थान ने विगत 2 चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी को यह बहुमत प्रदान किया, इस बार तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी को 25 की 25 सीटें जिताने का मन राजस्थान की जनता ने बना लिया है। मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जब लगता है टिकट मिलने का मतलब ये हुआ कि लोकसभा की एंट्री का टिकट पक्का कंफर्म हो गया, यानी कि उम्मीदवार कोई भी हो, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीदवार कोई भी हो, जनता उम्मीदवार कोई भी हो, जनता उम्मीदवार को नहीं देखेगी, बस बीजेपी को देखेगी। राजस्थान की देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का चिन्ह है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है और जो भारतीय जनता पार्टी, अरे उस कमल के चिन्ह पर चेहरा किसका है ये जनता देखेगी नहीं देखेगी, स्थानीय आधार पर वो परखेगी कि पिछले सांसद को अगर टिकट फिर से मिला है तो उसने कितना इस क्षेत्र में काम किया है। अब ये कैसे जनता को हल्के में ले सकते हैं कि अगर टिकट बीजेपी का होगा, चेहरा कमल का होगा तो उसकी जीत की गारंटी है। ये तो बड़े हल्के में ले रहे हैं आप जनता को, लोगों को। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं जनता ने मन बना लिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान की जनता का बड़े अच्छे सेफोलॉजिस्ट हैं आप बारहट, मुझे पता नहीं था प्रवक्ता के साथ साथ आप सेफोलॉजिस्ट भी हैं। क्या मैंने कहा? सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक, चुनाव के जानकार, भविष्य वक्ता। देखिए, हाँ, छोटे मोटे चुनाव लड़े हैं सर,
छोटे मोटे चुनाव लड़े और जनता से सरोकार रखते हैं। अच्छा, कहां का टिकट चाहते हैं विकास बारहट जी? जान ही लेते। विकास जी कहां का टिकट चाहते हैं बीजेपी जी? मैं तो जो काम पार्टी दे रही है मुझे उसमें बड़ा प्रसन्न हूं भाई साहब, और जब पार्टी को लगेगा तो पार्टी अपने आप कोई भी जिम्मेदारी उचित लगेगी वो देगी। अच्छा, आपके जैसे हर कोई नहीं है, सभी लगातार कतार लगा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में। वैसे ये बताइए क्या पैमाना रहने वाला है? मतलब अगर किसी को बीजेपी का टिकट चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या उसके लिए शर्तें हैं? आपको धन्यवाद भी भाई साहब, आपने अभी पूछा कि मैं कहां से टिकट चाहता हूं, तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दे देता हूं राजस्थान सरकार को कि अभी 20 मिनट पहले ही मुझे ग्रेटर नगर निगम यूडी टैक्स कमेटी चेयरमैन का जो समिति अटकी हुई थी पिछले 3 साल से, उसका चेयरमैन हमें हमारी समितियों को स्वीकृति दी है राजस्थान सरकार ने, तो वो जिम्मेदारी मेरे लिए पर्याप्त है। चलिए, बधाई हो आपको। अच्छा, अब ये बता दीजिए, धन्यवाद। टिकट बीजेपी का हासिल करने के लिए कार्यकर्ता को क्या नियम शर्तें तय करनी होंगी? देखिए, आपने देखा है भजनलाल जी जब सीएम बने, जब भी ये सवाल और इनके ऊपर काफी जवाब आप लोगों ने लिए, भारतीय जनता पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ती है और वो है पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति निष्ठा, राजस्थान की जनता के सेवा का भाव, मन में ईमानदारी, परिवार पीछे और राजस्थान की जनता पहले, ये भाव जिसके मन में है वो प्रत्येक व्यक्ति टिकट का दावेदार है। उनमें से किसी को भी टिकट दी जा सकती है। ये कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, अभी फिर से दिखाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पीछे बहुत लोग लग गए, अपनी अपनी अर्जियां दे रहे थे, पर्ची दे रहे थे। मतलब बता दीजिए कि हाँ, कोटा सिस्टम भी होगा, नेताओं की सिफारिश भी चलेगी क्या, और किसकी पास जाएं सिफारिश करने के लिए? देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं सर कि हर कार्यकर्ता का मन है, जब सबको लगता है कि सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत की और राजस्थान की जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो भी इस गंगा में डुबकी लगाए और जनता की प्रदेश की सेवा कर पाए। सभी का मन होता है, और जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं वो सभी चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व भी कर पाए, और सभी अपने नेताओं को अपना बायोडेटा और अपने बारे में बताते ही हैं। और इसी में से पार्टी सक्षम स्तर पे जो कोर कमेटी है, जो अभी चुनाव प्रबंधन समिति हमारी गठित हो रखी है, वो सब तय करेंगी। केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व जो है वो तय करेगा। डॉक्टर सीबी यादव जी, बताएं आप टिकटों को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? 3 दावेदारों का पैनल बनाने की बात सामने आ रही है। यहां बारहट साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास दावेदार इसलिए इतने ज्यादा हैं क्योंकि उनको पता है कि इस बार बीजेपी फिर से 25 सीटें जीतने वाली है। जी, मैं ये आपसे अपेक्षा रखूंगा कि जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता को आपने बिल्कुल फ्रीली, और मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता को बीच बीच में सवाल मैंने दागे, उनका भी उन्होंने जवाब दिया। बोलिए, पूछिएगा। बोलिए अभी जो है, तो पहले मैं उन सवालों का जवाब देता हूं। देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता भी नहीं कहा था सवाल दागने पे। आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं, उसी तरह से यहाँ के आपके प्रधानमंत्री जी संसद में भी यही कहते हैं कि 370 सीट आएगी। ये जो दावा कर रहे हैं ना, ये जो दावा है ना, प्रधानमंत्री ये जो दावा आपके प्रधानमंत्री दावा है ना, वो बेसिकली वो एक पार्टी के लीडर के तौर पर बात करते हैं। 370 संसद में पार्टी का लीडर बात करता है कैसे? 370 की बात क्यों करेगा? यादव जी देखिए, आप पता चल रहा है, ये यादव जी पता चल रहा है आपका दुख दर्द, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपका प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मतलब आप प्रधानमंत्री नहीं है, आप वोटर नहीं है, आप इस देश के नागरिक नहीं है। संसद में जो कहेगा कि संसद में जो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीट आएगी, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हो गया। विकास जी प्लीज, विकास जी आप शांत रहिएगा, थोड़ा तो सम्मान। विकास जी आप शांत रहिएगा, बोलिए सर, ये क्या करें? संसद में कहेगा, फिर आप ही कहेगा थोड़ी होता है सर। विकास जी एक मिनट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें करें ना, ये चुनाव बेसिकली चुनाव भारतीय जनता पार्टी थोड़ी लड़ रही है। ये जब 370 का कह रहे हैं 25 की 25 सीट आएगी, तो चुनाव आयोग लड़ रहा है, चुनाव तो ईडी लड़ रही है, चुनाव तो इनकी संस्थाएं लड़ रही है, चुनाव तो इलेक्टोरल बॉन्ड लड़ रहा है। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस बता रहा है ना। ये तो ये जनता को नकारना, जैसे ये जो बात कही जा रही है, अंगूर खट्टे हैं यादव जी, को नकारने, अंगूर खट्टे हैं, सुनिए कहानी आपने, ये नकारने की बात है। डॉक्टर हैं आप, ये आज बात कही जा रही है, अंगूर खट्टे हैं, अभी से हथियार डाल दिए भैया आपने, तो मत लड़िए चुनाव, हथियार डालने की बात, अरे मत लड़िए ना चुनाव, अभी से बहाना ढूंढ रहे हैं आप, तो फिर जालिम की बात करेंगे। युवराज अमेठी छोड़ के आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं विकास जी आप मत बोलिएगा बीच में, जनता को नकारना नहीं, जनता को गाली देना जैसा है ये। जब आप बात करते हो कि हम 370 ला रहे हैं, 25 ला रहे हैं, जनता कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए। दूसरी बात, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर इतना कॉन्फिडेंस हो तो ये
जिस तरह से हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को खरीद रहे हैं, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई क्यों दिखाई देती? ये तो श्योर थे ना। अच्छा, ये तो अश्योर थे ना। ये डर क्यों दिखाई दे रहा है? पूरी जनता इस तरह इस तानाशाही में कर रहा हूं, अलोकतांत्रिक लोकतंत्र दिया है, इस लोकतंत्र के तहत सरकार बनी है, इनकी प्रधानमंत्री जी चयन हुए हैं इस लोकतंत्र के तहत। इस लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। आज इस लोकतंत्र को खतरे में पटक दिया और जनता को जनता नहीं मान रहे, इसलिए जनता ने जवाब देने का मन बना लिया। लोकतंत्र खतरे में आ गया। डॉक्टर सीबी यादव, कितने कांग्रेसी सड़क पर उतरे, लाठी खाई, जेल गए? दिया तो था 3 राज्यों में जवाब जनता ने। बताइए ना। ये तो मैं क्या कह रहा हूं, ये तो इंडेक्स कह रहा है। ये तो अरे इंडेक्स कह रहा है तो बस इंडेक्स को लेकर घूमते रहिए, बैठे हुए यहां पर चर्चा कीजिए, मत जाइए सड़कों पर करिए कि हमारे देश कितना उतरे आप कहां हैं। कली अगर आपको लग रहा है तो किसान जनाधार जितने भी प्रतिनिधि कीजिए। इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा एक्स ट्विटर का हेड कह रहा है कि इस देश का सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती, उनके ट्विटर हैंडल को ट्विटर हैंडल को क्या करेंगे? दिखाइए आप, ये जो कहां कह रहे हैं, दिखाइए क्या एक्स फाउंडर एलन मस्क ना, आप दिखाइए आप कहां? नहीं, ये तो आप दिखाइए ना, आप कहां का? क्या दिखाऊंगा? आप दिखाइए ना, हमने तो नहीं देखा। आप कह रहे हैं, आपने कहा कि देश सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती, कहेंगे क्या बात सर? अरे तो आप दिखाइए ना जनता को, आप दिखा दीजिए ना। अरे कोई यहाँ कोई ये बातें करने की होती है? अरे तो आप क्यों कर रहे हो ऐसी बात सर? झूठे आरोप लगा रहे हो आप। नहीं, तथ्यात्मक बात करो ना। नहीं, ये बात झूठी है। एलन मस्क ने, आप दिखाइए ना, एलन मस्क ने जो है ना, आप दिखाइए ना। किसान यहाँ सड़कों पे बैठा हुआ है, श्रीमान आप दिखाइए ना। चंडीगढ़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोगों को डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा। अच्छा डॉक्टर सीबी यादव साहब, मैं अब आपसे एक बार फिर से वही सवाल कर रहा हूं, चूंकि मैंने जो सवाल मूल किया था उसका आपने जवाब नहीं दिया, बाकी चीजों पर आप इर्द गिर्द अपनी बातों को रखते रहे। बिल्कुल, मैंने भी इस पर आपको स्वतंत्रता के साथ बोलने दिया। कांग्रेस इस बार राजस्थान की 25 सीटों के लिए क्या क्राइटेरिया बना रही है उम्मीदवार चुनने का? हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल स्पष्ट है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं जो हमारी पार्टी का सिस्टम है उससे हम हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम बड़े नेता वहां जा रहे हैं, हमारे प्रभारी जी वहां जा रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, सबकी रिपोर्ट ले रहे हैं। कई दौर की चीजें हुई है और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है, फिर कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं, पैनल बनते हैं, पैनल भी कई स्तरों पर चर्चा होती है। ऐसा नहीं होता ऊपर से पर्ची नहीं आती, कम से कम हमारे यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत अलग अलग संवाद होते हैं, सभी कार्यकर्ताओं के संवाद होते हैं, सम्मान होता है। फरमान खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल बाबा यात्रा निकालेंगे और राहुल बाबा 40 बार चुनाव हार चुके, लेकिन रीलॉन्च करेंगे। और पिछले कितने सालों से, अरे भैया पर्ची करते हो, 46 में आपकी समितियां थी, आपकी समितियों में से 14 ने सरदार पटेल जी को चुना, 2 ने अन्य नेताओं को चुना, लेकिन फिर भी नेहरू जी मुखिया और नेहरू जी मुखिया का इतिहास तो यह है जो उनका बेटा मुखिया, फिर उनकी बीवी मुखिया, फिर उनका बेटा मुखिया, और जो इस देश के महान पुरुष गांधी की हत्या से रंगे हुए हाथ हैं। आप क्यों बात करते हो? आपका इस देश के लोकतंत्र को बनाने में, इस देश का संविधान, ठीक है, एसपी मित्तल सर के पास आता हूं। एक मिनट विकास जी और यादव जी प्लीज एक मिनट रुकिएगा, जरा रुकिएगा, दोनों रुकिएगा। मित्तल सर, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तरीके से प्रत्याशी चुनने की बात कर रही है, लेकिन क्या इस बार भी लोकसभा चुनावों में टिकट का बंटवारा उसी तर्ज पर होगा जैसे पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में होता आया है, या फिर वाकई इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा दोनों दलों में? नहीं, मेरा ये मानना है कि जो चुनाव में टिकटें बांटी जाती हैं वो आपको पता है कि बहुत सारे कारण होते हैं, जातिगत आधार भी होता है और दूसरे फैक्टर भी होते हैं, उसकी पृष्ठभूमि भी देखी जाती है। लेकिन मैं जो अभी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता जो आपस में बहस कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि अब मुश्किल से 20 दिनों बाद ही मुझे लगता है आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव की अधिकृत रूप से घोषणा हो जाएगी। लेकिन मैं कुछ आंकड़े यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए रविंद्र जी, उसमें 11 संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस को वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिले। ठीक है, अब आप देखिए कि जो चुनाव की जो स्थिति है दोनों पार्टियों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके सामने ये जो 11 संसदीय क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस को लीड मिली है विधानसभा चुनाव में, उस पर फिलहाल अभी फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस जो इस बात नाम बता दीजिएगा सर, थोड़ा नाम बता दीजिएगा दर्शकों को इन सीटों का, वैसे हम लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं, 2-4 सीटों का नाम बता दीजिए। हाँ, नाम इसके
मैं बताता हूँ, मेरे पास लिखे हुए शेखावाटी की हैं। है, जयपुर ग्रामीण है, हाँ। जालोर सिरोही है, झुंझुनू है, सिरोही है, धौलपुर है, करौली धौलपुर है, नागौर है, सीकर है, टोंक सवाई माधोपुर है, श्रीगंगानगर है, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये 11 जिले ऐसे हैं जहाँ पे क्या नाम से कांग्रेस को बढ़त मिली है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों तैयारी कर रही है, लेकिन अभी हमने देखा कि जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भाजपा ने शामिल किया, तो आप ये समझिए 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जो आदिवासी वोटों से जुड़े हुए हैं, एक क्या नाम से डूंगरपुर बांसवाड़ा, एक जालोर सिरोही। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की कोशिश करी कि जहां हम विधानसभा में कमजोर रहे वहां पर क्या नाम से हमारी स्थिति को मजबूत किया जाए। कांग्रेस भी हो सकता कर रही हो, लेकिन कांग्रेस के अभी क्या नाम से हमको जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिले कि कांग्रेस ऐसी क्या तैयारी कर रही है। अभी रंधावा साहब ने कल ही एक बयान दिया कि हमको भाई भतीजावाद से अलग हटके क्या नाम से उम्मीदवारों के बारे में विचार करना चाहिए। रंधावा साहब ने ये बयान विधानसभा के चुनाव के दौरान भी दिया था, और ज्यादा सख्ती से दिया था, लेकिन हमने देखा जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो वही भाई भतीजावाद देखने को मिला, और वही जिस तरीके से पहली लिस्ट जो आई थी, पहली दूसरी लिस्ट, उसमें किसी का नाम भी बहुत कम लोगों का कटा था जी। तो जहां तक क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का रविंद्र सवाल है, मुझे लगता है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तभी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को फोकस करते हुए टिकटों का बंटवारा किया और तैयारी की। इसीलिए आपको ध्यान हो तो लोकसभा के 6 सांसदों को क्या नाम से विधायक बनाया गया, उसमें 3 हार गए और 3 जीत गए। अब ये कहा जा सकता है कि जिन 6 संसदीय क्षेत्रों के विधायकों को, सांसदों को पहले टिकट दिया गया विधायक में, उनको शायद टिकट नहीं दिया जाएगा, वहां पर नए चेहरे लाएंगे। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस भी ऐसी कोई रणनीति अपनाएगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, वो आदिवासी क्षेत्र की है। रविंद्र जी, आपको पता होगा कि जो आदिवासी क्षेत्र की पार्टी बनी हुई है, वह बाप के नाम से, जिसका क्या नाम से पार्टी है, जो उसने पिछले बार 2018 के अंदर क्या नाम से 2 सीटें जीती थी, इस बार वह 3 सीटें जीती है। पिछले बार लोकसभा के चुनाव के अंदर उन्होंने 2 लाख वोट हासिल किए थे, उसके बाद उन्होंने 4 लाख वोट हासिल किए हैं। मैं इसी बात को राजीव जैन सर के साथ आगे बढ़ाते हुए बात करता हूं। राजीव जैन सर, ये बताइए कि पिछली बार 2019 में बीजेपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। इस बार क्या लगता है कि बीजेपी राजस्थान में किसी को गठबंधन के साथी के तौर पर तलाशना चाहिए? दूसरी बात, कांग्रेस को लेकर बात आ रही है कि वो हो सकता है कि बीएपी के साथ कोई एक गठजोड़ बना ले। आम आदमी पार्टी के साथ बनाती है नहीं बनाती, क्योंकि आम आदमी पार्टी की हमने देखा कोई ज्यादा यहां पर वजूद देखने को मिला, जनाधार नहीं देखने को मिला। और दूसरी चीज सर ये भी बताइएगा साथ ही साथ, बीजेपी का ये मानना कि टिकट बस मिलना चाहिए और मोदी मैजिक चल जाएगा, मोदी जी के भरोसे हम हैं, ये कितना सही है और कारगर है? और कांग्रेस को क्या रणनीति बनानी होगी? क्या कांग्रेस अपने दम पर, अपने आला कमान के दर पर, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के चेहरे पर भरोसा करना चाहिए, या फिर स्थानीय उम्मीदवार जो उस सीट से लड़ेगा उस पर एक मजबूत दावेदार पेश करना चाहिए? सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, जैन सर जी। जहां तक आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, वो तो ये है कि भाजपा आज मौजूदा परिस्थिति में किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं करेगी, अकेले सभी 25 सीटों पर लड़ेगी। ठीक है। पिछली बार जो आरएलपी से वो चुनाव उनका समझौता था, वो उस पर लड़ी थी, लेकिन इस बार वो नहीं। इस बार बीजेपी पूरे 25 सीटों पर तैयारी जिस ढंग से कर रही है, तो वो उस हिसाब से लड़ेगी। हाँ। और कांग्रेस का जहां तक बात है, कांग्रेस जरूर, जैसा आपने जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाश रही है। हाँ। कि जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उससे समझौता कहीं कर ले, तो ऐसी संभावना नजर आती है। लेकिन अभी जो उम्मीदवारों का जो चयन का हिसाब चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो अभी कुछ दावा किया ही नहीं जा सकता कि मौजूदा जितने भी सांसद हैं सभी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इवन रविंदर, मैं आपको ये भी बता दूं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, जो चित्तौड़ के सांसद हैं, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर के सांसद हैं, वो भी पुख्ता दावे से ये नहीं कह सकते कि उनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जहां तक संभावना है गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए दूसरी सीट तलाशी जा रही है। सीपी जोशी भी शायद चित्तौड़ से भीलवाड़ा शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनके प्रति नाराजगी भी पनपी थी चित्तौड़ इलाके में। अच्छा। तो ये सब संभावना है। तो दोनों दलों ने जो अपनी तैयारी की, कांग्रेस में जो उम्मीदवारों का चयन है, एक खेमा जो दबाव डाल रहा है, जो वरिष्ठ नेता है, मंत्री रहे हैं, कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन वो जो वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे हैं, वो कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कट रहे हैं। वो कहीं बहाना लगा रहे हैं कि नहीं, इस बार युवाओं को, नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं वो अपना बचाव कर रहे हैं कि मैं मित्तल सर के पास एक जवाब जानना चाहूंगा। मित्तल सर जरा ये बताइएगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या जो सिटिंग मजबूत विधायक हैं, चाहे आप बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर लीजिए, सचिन पायलट की कर लीजिए, डोटासरा जी की कर लीजिए, या और जो मंत्री रह चुके हैं और इस बार चुनाव जीते हैं उनको कह लीजिए, उनको फ्रंट पर आकर चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर पूरी तरह से युवाओं को मौका देते हुए देखना चाहिए कि हां कितनी ताकत और कितनी शक्ति है? क्या रणनीति होनी चाहिए मित्तल सर? नहीं देखिए रविंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की रणनीति यही होनी चाहिए, जो युवा चेहरे हैं उनको आगे लाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं लाना चाहिए। आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में थोड़ा सा फर्क है। आप देखो भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी से समझौता कर लिया, तो जो एक जो मंत्री हैं गर्ग, वो क्या नाम से अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। तो भारतीय कांग्रेस के सामने ऐसी अनेक चुनौतियां हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मैं अभी भी मान रहा हूं, जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आपसी खींचतान रही, वैसी खींचतान आज भी जारी है। आप लगातार देख सकते हैं कि क्या नाम से दोनों के जो बयान है, और अभी भी संयुक्त रूप से ऐसा कोई दोनों का देखने को नहीं मिला है जिससे लगे कि पार्टी एकजुट नजर आ रही है। और अभी मौजूदा समय में जो कमान है वो क्या नाम से जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके हाथ में, और जो प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर सीबी यादव उनके हाथ में कमान। वैसे तो आप स्वीकार करेंगे नहीं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी है, कोई विरोध है, लेकिन क्या नहीं लगता कल जब जिस तरीके से सुखजिंदर रंधावा कहते हैं कि इज्जत का चुनाव है, तो अब उन नेताओं को सामने आकर कहना चाहिए कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसा अभी जैन साहब ने कहा कि कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आप चुनाव लड़िए, लेकिन वो जानते हैं कि हम हारेंगे इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते, विधायक भी हाथ से जाएगी। नहीं, हमारी पार्टी प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह के जो संभावना है उन पर विचार हो रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार युवा और अनुभव का एक सामंजस्य होगा और जो पार्टी के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ कोई लीडर जैसे कोई होता है ना, हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ कोई लीडर ऐसा नहीं है जो जिसको जिम्मेदारी दी जाए और वो पीछे हटे। तमाम बड़े नेता भी इस चुनाव में आपको दिखेंगे और युवा चेहरे भी दिखेंगे, बड़ा सामंजस्य होगा। लेकिन हमको चूंकि केवल जब चुनाव में उतरते हैं तो हमें केवल और केवल बीजेपी से ही चुनाव नहीं लड़ना होता है, हमें उन संस्थाओं से भी चुनाव लड़ना होता है। जो इलेक्टोरल बोर्ड से अवैध जो धन आया है उनसे भी हमको लड़ना पड़ता है, हमें जो है इलेक्शन कमीशन का जो पक्षपात रवैया रहता है उससे भी लड़ना होता है। तो हमारी लड़ाई और चुनौतियां बेसिकली बहुत ज्यादा है। जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन होता है वो नहीं है, हम जो लड़ाई है वो 4 गुना ज्यादा चुनौतियों के साथ में लड़ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप जैसे कह रहे हो कि ये जो 370 की बात मैं कह रहा हूं, अगर पिछले चुनावों के भी आंकड़े देखें तो 61% मत नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पड़े हैं, और अब की बार वो सारे मत अगर एकजुट है, और अगर आप थोड़ा सा एक मिनट, अरे यादव साहब रुकिए, यादव जी प्लीज जस्ट एक मिनट रुकिएगा। 61% मत नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पड़े हैं, बीजेपी के खिलाफ पड़े हैं, इसका मतलब आपका कहने का यही हुआ कि 39% वोट बीजेपी को मिले थे, आप यही कह रहे हैं? हाँ, 39% वोट मिले। इसलिए अच्छा, अब ये बताइए कि कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले थे? कांग्रेस को 2019 में कितने प्रतिशत वोट मिले थे? 21-22% वोट मिले। तो इसका मतलब ये हुआ 21-22% अगर वोट मिले तो 80 में एक कम, 79% लोग नहीं चाहते थे 2019 में कि कांग्रेस सरकार बनाए। ठीक है, मैं सही समझा। अगर आप इसको देखें तो तमाम तरह का जो इंडिया गठबंधन का अगर आप देखेंगे, अरे इंडिया गठबंधन में बचा क्या? विकास बारहट साहब चुनौती इतनी बड़ी कर दी यहाँ पर यादव जी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि चुनाव आयोग भी है, इलेक्टोरल बॉन्ड भी है, कैसे मुकाबला करेंगे? बीजेपी तो है ही। एक मिनट विकास बारहट साहब, लास्ट वोट इधर से उधर होते हैं। अब मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप मेरा टर्म मुझे यूज करने देंगे। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए सर, पंजाब में चुनाव बीजेपी हार जाती है तो संस्थाएं सही है, चुनाव लोकतंत्रात्मक है। दिल्ली में बीजेपी हार जाती है तो संस्थाएं सही है, चुनाव लोकतंत्रात्मक है। अन्य राज्यों के अंदर जहां बीजेपी हार जाती है वहां लोकतंत्र ठीक है, लेकिन जहां बीजेपी जीत जाती है वहां लोकतंत्र बीमार हो जाता है। अपने हिसाब से लोकतंत्र के पैमाने सेट कर रखे हैं इन्होंने। भ्रष्टाचार करेंगे, जांचें होंगी, एजेंसियां जाएंगी तो लोकतंत्र खतरे के अंदर है। दूसरी बात, ये बात तो सुप्रीम अब बीच में मत बोलिए ना सर आप। अरे भाई तो आप बताइए ना, पंजाब चुनाव में लोकतंत्र नहीं था, दिल्ली चुनाव में लोकतंत्र नहीं था, बिहार में लोकतंत्र नहीं था, बंगाल में लोकतंत्र नहीं था, कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है। हाँ डॉक्टर यादव, ये देखिए ना, फिर अगर कुछ गड़बड़ी के सवाल उठे तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने। बता दीजिए राजीव जैन सर, मैं लास्ट में कमेंट आपसे चाहूंगा। ये जिस तरीके से डॉक्टर यादव अपनी बातों में बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि हमें कई ताकतों से चुनाव लड़ना है, रविंद्र जी, तो ये रविंद्र जी, हाँ विकास जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से, जल्दी से। तथ्यों के कोट कर रहे हैं
ये बिना तथ्यों के एलन मस्क को कोट कर चुके हैं, बिना तथ्यों के सुप्रीम कोर्ट को कोट कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कब कहा आप बताइए? अरे आप बताइए ना, किस मामले में कहा, कब कहा? अरे भाई क्या होता है, क्या भाई ना कब कहा? चंडीगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये जो है ना सारे अखबारों की, अब ये मीडिया जो चंडीगढ़ के मामले में कर लिया गया, आप तो करो देश में चिल्ला के कहा है, आप तो करो देश के डेमोक्रेसी चंडीगढ़ की बात कर रहे हो, अभी करो देश की एक किसी अधिकारी ने कुछ किया हो, इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा है। जैन सर एक लास्ट में बताइएगा, ये जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से ये जो बातें कही जा रही हैं, चुनाव में जाने से पहले ही एक भूमिका तैयार की जा रही है, क्या ये सही अप्रोच है? जैन सर 15 सेकंड है बस आपके पास, प्लीज। बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि चुनाव में कहीं ना कहीं जो लग रहा है मौजूदा स्थिति में कांग्रेस बड़ी पीछे चल रही है तैयारियों में, और जो भाजपा है बड़े उत्साहित रूप में है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा नेता है जो चेहरे के रूप में। बिल्कुल, और साफ तौर पर ऐसा लग रहा है होमवर्क कुछ ज्यादा कर लिया है कांग्रेस ने, होमवर्क ज्यादा कर लिया, एडवांस में कर लिया है, वो मानकर चल रही है कि क्या नतीजे आने वाले हैं और उस हिसाब से हमें क्या भूमिका तैयार करनी है, क्या कुछ कहना है जब नतीजे आएंगे और जब हारेंगे। हाँ यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, विकास जी आपका शुक्रिया, और मित्तल सर आपका भी धन्यवाद, जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना ये होगा कि टिकटों को लेकर इस बार कितनी मारामारी देखने को आती है, क्योंकि हर किसी को उम्मीद कि इस बार लोकसभा का टिकट चाहे कांग्रेस या बीजेपी का कार्यकर्ता हो वो मिल जाए। फिलहाल प्राइम डिबेट में